आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन के बाजार दर्शन नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। इनका जन्म सन 1905 में और मृत्यु 1988 ईस्वी में। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है, अर्थात मन के विज्ञान से संबंधित कथाओं के साहित्य के ये जन्मदाता रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इस प्रकार की कहानियों को लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रही हैं। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने आत्मसात किया है, यानी अपने अंदर गांधीवादी विचारधाराओं को इन्होंने रखा है। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनकी कहानी संग्रह है वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। उनके विचार प्रधान निबंध प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वादय, हिंदी का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरखी कहकर महिमा मंडित किया था। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष एवं तृप्ति के भाव जगाता है, लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता की दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा एवं ईर्ष्या वृद्धि के लिए। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। यानी कि कोई छोटी मोटी सामान लेने गए थे, लेकिन जब वो लौटे उनके मित्र तो उनके पास बहुत सारे सामानों के बैग थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। यानी उन्होंने अपने सामान खरीदने का सारा श्रेय अपनी पत्नी को दे दिया। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा के मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व को महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टालना जमा हो तो वह क्या खाक पावर है? यानी कि पैसा है, वह एक शक्ति है, लेकिन वह शक्ति के रूप में कब दिखाई देता है? जबकि हमारे आसपास हमें कोई सामान इत्यादि हैं वो दिखाई दें तो लगता है कि इस व्यक्ति के पास पैसा है, इसलिए इसने ये सामान खरीदा है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, यानी पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। यदि हमें पता लगाना है कि किसी के पास पैसे हैं तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक बैलेंस देखना पड़ेगा। लेकिन ये कोठी है, मकान है, सामान है इत्यादि हैं, ये सामान तो बिना दिखाए भी दिख जाते हैं और पता लगता है कि ये व्यक्ति कितना पैसे वाला होगा। इसीलिए सभी जो ज़्यादातर व्यक्ति हैं वो अपने मकान है वो आलीशान बनवाना चाहते हैं, जिससे लगे कि ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। यह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनके मन गर्व से फूला रहता है। मैंने कहा, ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। यह देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान की ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। यानी कि अगर उनके पास पैसा और भी अधिक होता तो वे और ज़्यादा सामान है वो लेकर के आते। तो ये जो सामान आया है वो परचेजिंग पावर के कारण आया है। मैंने यह तय लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व की बात है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। अर्थात बाजार में सामानों को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि वो उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करता है, और वह उपभोक्ता भी अगर
कोई बिरला ही उपभोक्ता ऐसा होगा जो उससे प्रभावित ना हो और सामान को ना खरीदे। मैंने मन में कहा, ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अगर हम किसी बाज़ार में दुकान पे जाते हैं तो वो कपड़े वगैरह सजा के रखते हैं, हमें ख़रीदनी एक साड़ी होती है, लेकिन वो कहेंगे कि और देखने में क्या जा रहा है, ये देखो ये नई वैरायटी क्या है। तो इस तरह से हम खरीदने एक जाते हैं लेकिन लेकर के 5 आते हैं। तो ये बाजार की ही खूबी है। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है, ओहो। यानी जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल में सामान इस तरह से सजा कर रखा जाता है कि हमें लगता है कि हमारे पास सामान तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें ये भी लेना है वो भी लेना है। इस तरह से हम सामान पे सामान खरीदते जाते हैं और हमारा जो मनी बैग है वो खाली होता जाता है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। एक दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ ना आता था कि ना लूँ तो क्या। यानी कि वो सब कुछ लेने का मन हो रहा था, कोई भी चीज़ वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो कोई भी चीज़ खरीद कर भी नहीं ला पाए। सभी कुछ तो लेने को जी होता था कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की यह चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, यानी दुख ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, यानी कि बाजार का जादू आँख के रास्ते काम करता है, क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं तो आँखों से हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं और हमारा मन ललचाता है और हम उसे खरीदने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। वैसे ही जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। यानी फैंसी जो चीज़ें होती हैं उनसे आराम कम मिलता है और समस्याएं ज़्यादा खड़ी होती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेंक मिल जाता है, यानी कि हमें लगता है हमारे पास पैसा है और हम ये खरीद रहे हैं, तो दिखाने के लिए हमारे पास जो ये अभिमान को हमारे को थोड़ा सा उससे खुराक मिल जाती है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। यानी कि हम किसी भी चीज़ से बंध हैं, चाहे हम सूत की रस्सी से बंधे या रेशम की रस्सी से, बंधना तो बंधना ही होता है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। यानी कि जब हम भरे पेट और पानी पी करके घर से बाहर निकलते हैं तो हमें लू नहीं लगती। इसी तरह से अगर हमारा मन भरा हो तब हम बाजार जाएंगे तो बाजार का जादू है वो हम पर बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यानी आपको किसी सामान की आवश्यकता है और आप बाजार जा रहे हो और आपको वो चीज़ आसानी से और सही मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है, यही बाजार की सार्थकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।